नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज ईरान से बड़ी खबर है कि 18 जून को होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले वहां के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने गार्जियन काउंसिल के ज़रिए फाइनल किए गए उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद एतराज़ करते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को ख़त लिखा है और कहा है कि इलेक्शन का मतलब बेहतर कंपटीशन होता है। अगर ऐसा ना हुआ तो ये इलेक्शन ऐसा होगा जैसे बिना रूह के जिस्म। ईरान की सियासत में ये बहुत बड़ा वाक़या है। ईरान की गार्जियन काउंसिल ने 590 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया है जो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। रिजेक्ट किए गए नामों में कई अहम लोगों में फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदी निजाद भी शामिल हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि ईरान में अगले महीने होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा यानी मुकाबला और कंपटीशन ही इलेक्शन की रूह होती है और अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो इलेक्शन का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक रूहानी ने कैबिनेट बैठक में आज इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन का मकसद न सिर्फ हुकूमत की रहनुमाई करने के लिए प्रेसिडेंट को चुनना है बल्कि ये ऐसी सरगर्मी भी है जिसके तहत अवाम अपनी मर्जी देकर सियासी निज़ाम को कानूनी हैसियत की गारंटी देती है। ईरान के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बताते हुए रूहानी ने कहा कि प्रेसिडेंट को अवाम की सपोर्ट के बिना उसके ज़रिए लिए गए सभी फैसले नाजायज़ होंगे। गार्जियन काउंसिल के ज़रिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के उम्मीदवारों की छटनी के प्रोसेस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन के कंपटीशन की रूह की हिफाजत करने के लिए और ज़्यादा कैंडिडेट्स मैदान में शामिल हों। उन्होंने कहा कि गार्जियन काउंसिल के ज़रिए ऐलान की गई उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट से उन्हें नाउम्मीदी हुई है। रूहानी ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई को एक ख़त लिखा है। आपको बता दूं कि गार्जियन काउंसिल ने कल प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और उनके नामों को गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री भेज दिया है। कल 25 मई को गार्जियन काउंसिल के स्पोक्सपर्सन अब्बास अली कदखुदाई ने तेहरान में बताया कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के उम्मीदवारों की काबिलियत पर गौर किए जाने का काम मंडे को पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि गार्जियन काउंसिल के मेंबर्स को उम्मीदवारों की काबिलियत के बारे में जहां शक था उन्हें बुलाकर सफाई ली गई है। ईरान के ऑफिशियल मीडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट इलेक्शन के जिन कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए गए हैं उनमें सैयद इब्राहिम रईसी, अली रज़ा ज़ाक़ानी, मोहसिन रज़ाई, मोहसिन मेहर अलीज़ाद, सईद जलीली, अब्दुल नासिर हिम्मती और सैयद अमीर हुसैन काजीज़ादे हाशमी के नाम शामिल हैं। इसके बाद अब ये साफ हो गया है कि ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदी निजाद, साबिक़ पार्लियामेंट स्पीकर अली लारिजानी, वाइस प्रेसिडेंट इसहाक जहांगीरी, मेंबर पार्लियामेंट मसूद पिज़िश्कियान, डिप्टी लेबर मिनिस्टर शरीयत मदारी और सईद मोहम्मद इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इसी बीच तेहरान से अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने आज वेडनेसडे को कहा है कि उन्होंने मुल्क के सुप्रीम लीडर को 18 जून के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के रिजेक्ट किए जाने पर एतराज़ जताने के लिए ख़त लिखा है। इस अमरीकी एजेंसी ने लिखा है कि गार्जियन काउंसिल ने ट्यूसडे को हसन रूहानी के साथी समझे जाने वाले हार्डलाइन लीडर फॉर्मर पार्लियामेंट स्पीकर अली लारिजानी के नाम को भी रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब से पहले उम्मीदवारों के बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं। 2005 में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने, जो मुल्क के मामलात में आखिरी फैसला लेने वाले माने जाते हैं, ने गार्जियन काउंसिल को 2 उम्मीदवारों को शामिल करने का ऑर्डर दिया था।
एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी आगे लिखती है कि ईरान में मौलवियों की हुकूमत इलेक्शन में वोटर पार्टिसिपेशन की बुनियाद पर हुकूमत की मजबूती का दावा करती है। इस बार ईरानी जिम्मेदारों का अंदाज़ा है कि कोरोना महामारी और अमरीकी पाबंदियों की वजह से बीमार इकोनॉमी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मोबिलाइज किया जाएगा। इस अमरीकी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईरान के 2020 पार्लियामेंट इलेक्शन में सिर्फ 42.5% वोटिंग हुई थी, जो 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से सबसे कम थी। इससे पहले 2017 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में 73% वोट डाले गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 जून को होने वाले इलेक्शन में 5 करोड़ 93 लाख लोग वोट करने के हकदार हैं। गार्जियन काउंसिल ने 590 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 को मंजूरी दी है। आपको बता दूं कि मई के शुरू में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ के एक इंटरव्यू की ऑडियो लीक होने पर, जिसमें उन्होंने कमांडर सुलेमानी के मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में दखल देने का इल्ज़ाम लगाया था, काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया था। उससे पहले जवाद ज़रीफ को भी प्रेसिडेंट के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। आयतुल्लाह खामेनी ने जवाद ज़रीफ मामले के सामने आने के बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन के हवाले से कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर के इस तरह के कमेंट्स लोगों के इलेक्शन में शरीक होने के जोश को कम करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा था कि जो भी इन इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर सामने आना चाहता है, उसे मुल्क के उसूलों पर भरोसा करना चाहिए, न कि बुनियादी उसूलों को कमज़ोर करना चाहिए। उससे पहले जवाद ज़रीफ ने कहा था कि उन्हें मुल्क का प्रेसिडेंट बनने की कोई ख़ास चाहत नहीं है। वो मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर ही काम करना चाहेंगे या फिर वो वापस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पसंद करेंगे। लेकिन उनके इस बयान को समझा जा रहा था कि वो अब मुल्क का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से जवाद ज़रीफ से नाराज़गी जताए जाने के बाद ज़रीफ का सियासी कैरियर ख़त्म ही समझा जाना चाहिए और वो अब प्रेसिडेंट इलेक्शन में उम्मीदवार बनने के लिए सोच भी नहीं सकते। उस वक्त आयतुल्लाह खामेनी ने जवाद ज़रीफ को फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर उनकी हैसियत बहुत अच्छे अंदाज में बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक मुल्क को चलाने के प्लान्स में फ़ौज, साइंटिस्ट, कल्चर और डिप्लोमेसी के प्लान्स शामिल होते हैं और उन सबको मिलाकर मुल्क की पॉलिसी बनती है। एक मामले के सामने दूसरे को नकारना बेमानी है और ये एक बड़ी गलती है जो ईरान के जिम्मेदारों के ज़रिए नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि दुनिया में कहीं भी फॉरेन मिनिस्ट्री किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की रूपरेखा यानी आउटलाइन नहीं बनाती है, बल्कि ऐसे बड़े जिम्मेदार होते हैं जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की ख़ास आउटलाइन तय करते हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज़ को लागू करती है। आखिर में आपको बता दूं कि ईरान में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए चुना जाता है और उसके बाद वो सिर्फ एक बार और 4 साल के लिए चुना जा सकता है। यानी जिस तरह अमेरिका में एक प्रेसिडेंट 2 कार्यकाल से ज़्यादा लगातार प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, उसी तरह से ईरान में एक साथ 2 बार से ज़्यादा कोई एक शख्स प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। मौजूदा प्रेसिडेंट हसन रूहानी 2013 में चुने गए थे और अब उन्हें अपने ओहदे पर 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए इस बार वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ईरान में प्रेसिडेंट इलेक्शन का उम्मीदवार बनने के लिए मुल्क में पैदा होना, ईरानी शहरी होना, अल्लाह और इस्लाम में यकीन रखना, हमेशा मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का वफादार होना, सुप्रीम लीडर यानी वली फ़कीह और इस्लामिक रिपब्लिक के लिए लॉयल यानी वफादार होना ज़रूरी है। नॉमिनेशन दस्तावेज़ दाखिल किए जाने के बाद एक इंस्टीट्यूशन जिसे इलेक्शन मॉनिटरिंग एजेंसी कहा जाता है और जिसे गार्जियन काउंसिल के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की जाँच करती है और चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन करती है। ईरान में वोटिंग की उम्र 18 साल है। विकिपीडिया के मुताबिक गार्जियन काउंसिल अवामी तौर पर कुछ खास उम्मीदवारों के नामंजूर होने की वजह का ऐलान नहीं करती, बल्कि उन वजहों को हर एक उम्मीदवार को पर्सनल तरीके से समझाया जाता है। 1979 के बाद से अब तक उम्मीदवार के तौर पर औरतों को गार्जियन काउंसिल के ज़रिए इलेक्शन में खड़े होने से बाहर रखा गया है। हालांकि गार्जियन काउंसिल के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमने किसी औरत को औरत होने की वजह से खारिज नहीं किया है। उन्होंने साफ किया है कि इलेक्शन में औरतों के रजिस्ट्रेशन में कोई रुकावट नहीं है। गार्जियन काउंसिल के ज़रिए कबूल किए गए कैंडिडेट्स के बीच
वोटिंग जुमे को छुट्टी के दिन कराई जाती है। इलेक्शन में ऐसा उम्मीदवार कामयाब होता है जिसे 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते तो अगले हफ्ते फिर जुमे को सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच एक बार फिर वोटिंग कराई जाती है। एक बार नतीजे का ऐलान होने पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम लीडर को चुने गए प्रेसिडेंट के डिक्री पर दस्तखत करना ज़रूरी होता है और अगर वो दस्तखत करने से इनकार कर दे तो चुना हुआ उम्मीदवार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से सुप्रीम लीडर्स ने हमेशा चुने हुए प्रेसिडेंट की डिक्री पर दस्तखत किए हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चुने हुए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने शपथ यानी ओथ लेनी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। ये एपिसोड उन लोगों के लिए काफ़ी अहम है जो ईरान की पॉलिटिक्स को नहीं जानते। जिस तरह की लीडरशिप का निज़ाम इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में कायम हुआ है उसके सामने अमेरिका और इजराइल कमज़ोर पड़ चुके हैं। सुप्रीम लीडर के एक हुक्म पर ईरान में हुकूमत बहुत छोटी नज़र आने लगती है। आपने देखा कि ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किस तरह वोटिंग होती है और इस इलेक्शन को अमेरिकी मीडिया किस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट हसन रूहानी की तरफ से सुप्रीम लीडर को कम उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाने पर एतराज़ किया जाना काफ़ी अहम वाक़या है, लेकिन इससे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन या लीडरशिप की कोई कमज़ोरी सामने नहीं आई है। जो फैसला आयतुल्लाह खामेनेई करेंगे आखिरकार उसी को फाइनल समझा जाएगा। यही इस्लामी रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की मजबूती और ख़ूबसूरती है। आखिर में आप बताइए कि क्या आपको ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्शन का तरीक़ा और सुप्रीम लीडर का रोल सही लगता है या गलत? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।